हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज धीरज सूरी। तो दोस्तों आज 24 जनवरी 22 ऑब्वियसली सुबह सुबह का समय, बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है दिल्ली में। तो ये पेपर है आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स 2021 में जो हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में इसका सॉल्यूशन का डिस्कशन करने वाले हैं। और पेपर शुरू करने से पहले मैं इसके पेपर के पैटर्न के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि नया पेपर है, बहुत सारे बच्चों को इसके पैटर्न के बारे में पता नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन्स है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इसमें ये जो एक नया कंसेप्ट उनको नजर आता है कि मल्टीपल सिलेक्ट जो है उसका क्या करना है। ठीक है, तो मैं एक बार डिटेल में समझा रहा हूँ पैटर्न क्या है पेपर का। देखिए, पहले पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए यूजुअल है, जैसे आप अब तक सब पेपर्स देखते हैं जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर भी 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। 1 to 10 जो होंगे वो 1 मार्कर होंगे, और 11 to 30 जो 20 क्वेश्चन हैं वो 2 मार्कर होंगे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। जो 1 to 10 क्वेश्चन है उसमें 1 मार्क मिलेगा सही करने पे, गलत करने पे 1/3 डिडक्ट हो जाएगा। और जो 2 मार्कर क्वेश्चन है उसमें सही किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत किया तो 2/3 डिडक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। सेक्शन बी यहाँ पे नया है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, जो बाकी एग्जाम्स में नहीं होता, जिसमें आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस है। अब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन क्या होता है जी? यहाँ पे क्या होगा कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस होंगे। एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस होंगे और उन सब करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। समझ गए? एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस होंगे और उन सब करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से 2 करेक्ट हैं, तो दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट? तो इन क्वेश्चन में अक्सर आपको ऐसा मिलेगा जहां 2, किसी में 3 करेक्ट ऑप्शंस मिलेंगे, तो उन सबको आपको सिलेक्ट करना है। अब बच्चे पूछेंगे सर अगर मुझसे कोई एक छूट गया तो? वैसे तो जिन एग्जाम्स में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वहां पे पार्शियल मार्किंग होती है। पार्शियल मतलब अगर आपने 2 करेक्ट ऑप्शन थे, एक करा और एक छोड़ दिया, तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे अभी आईआईटी जैम के एग्जाम में पार्शियल मार्किंग नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक भी करेक्ट ऑप्शन कर लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको सही प्रोसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है तो मतलब अगर उस क्वेश्चन के 2 करेक्ट ऑप्शन है, दोनों सिलेक्ट करने हैं। 3 करेक्ट ऑप्शन है, तीनों सिलेक्ट करने हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें भी 31 से 40 जो क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी क्या है? इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन के मिडिल में या बी एंड में कहीं पर एक उसने प्लेस खाली छोड़ा होगा जहां पे आपको आंसर फिल करना है। पेपर ऑनलाइन है तो कंप्यूटर में फीड करना होगा। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आंसर्स इंटीजर फॉर्म में आते हैं, कोई आंसर इंटीजर आता है, वहां पे लिखा होता है उसने कि इंटीजर फीड कीजिए यहाँ पे, या अगर डेसिमल फॉर्म में करना है तो बता देता है कि डेसिमल में कितने प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करके फीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शंस नहीं होंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा, उसके एंड में या मिडिल में कहीं पे एक ब्लैंक खाली होगा जहां पे आपको आंसर फीड करना होगा। समझ गए? ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसमें 41 से 50 1 मार्कर हैं और 51 से 60 2 मार्कर हैं। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए बात को? राइट? तो नेगेटिव मार्किंग कहाँ है? नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में है, जो कि एमसीक्यू है। राइट? तो ये पेपर का पूरा पैटर्न है। अब हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए जी, क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। सेक्शन ए खोल दिया है मैंने। जैसे बताया था, सेक्शन ए जो है इट इज एमसीक्यू पेपर। 1 to 10 जो है 1 मार्कर है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है व्हेन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस देन द आईएस कर्व शिफ्ट्स अप and to the right shifts down and to the left becomes steeper becomes flatter। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाएगा। तो फर्म्स जो है गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने पढ़ा इन्वेस्टमेंट शेड्यूल क्या होता है? I is equal to I bar minus BI। तो when marginal productivity of capital increases it becomes more lucrative, more attractive for firms to invest। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, I bar has increased
और आई बार इंक्रीज करता है तो आप जानते हैं आई बार एग्रीगेट डिमांड में कंपोनेंट किसका होता है, ए बार का। ए बार पढ़ते हैं ना आप, ए बार इज सी बार प्लस आई बार, ठीक है। आई बार बढ़ेगा तो सी बार बढ़ेगा। आई एस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। सो इफ ए बार इंक्रीजेस दैट मीन्स द इनकम लेवल विल इंक्रीज फॉर एनी गिवन इंटरेस्ट रेट, किसी भी इंटरेस्ट रेट पे इनकम बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट के चेंज हुए बिना अगर इनकम बढ़ रही है, दिस इज माई आई एस कर्व, we represent interest rate on the vertical axis, we represent level of output on the horizontal axis. So if income is rising, suppose ये interest rate, if income is rising without change in interest rate, that means the IS curve has shifted rightwards. तो IS curve rightward shift कर गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, क्योंकि shift इस डायरेक्शन में है, upward to the right बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है, shift up and to the right, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सेकेंड में कह रहा है कि एन अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन वुड कॉज, देखिए अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन से क्या होगा। ऑप्शन ए है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम लेंडर्स टू बोरोवर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बोरोवर्स टू लेंडर्स, गेन्स फॉर बोथ, लॉसेस फॉर बोथ। आप जानते हैं कि आप जब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं वो क्या होता है, आई होता है, आई इज इक्वल टू आर प्लस पाई, यानी आर इज आई माइनस पाई। तो रियल टर्म्स में जो इंटरेस्ट मिलने वाला है लेंडर को वो आर है, रियल टर्म्स में जो इंटरेस्ट देने वाला है बोरोवर वो भी आर है, ठीक है। अब अगर ये पाई इंक्रीज हो जाएगा, इफ दिस पाई इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, एज पाई इंक्रीजेस आर फॉल्स, आर फॉल कर जाएगा, यानी जो रियल पेमेंट है बोरोवर से लेंडर को फॉल कर जाएगी। तो बोरोवर को रियल टर्म्स में कम पैसा देना पड़ेगा, कम वेल्थ देनी पड़ेगी, क्योंकि रियल टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कम उसको गुड्स देने पड़ेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या है कि बोरोवर्स को तो हो गया फायदा और लेंडर्स को हो गया नुकसान। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया वेल्थ का फ्रॉम लेंडर्स टू बोरोवर्स, ऑप्शन नंबर ए। वेल्थ का हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लेंडर्स टू बोरोवर्स, क्योंकि बोरोवर्स ने बेसिकली कम वेल्थ ट्रांसफर की है अब लेंडर्स को इन्फ्लेशन की वजह से। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया वेल्थ का, लेंडर्स को नुकसान हो गया, बोरोवर्स को फायदा हो गया। ओके जी। थर्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है क्वेश्चन जी, ये देखिए, आइए पढ़ते हैं। लेट x1 x2 अप टू xn बी द रियलाइजेशन ऑफ अ रैंडमली ड्रॉन सैंपल ऑफ साइज n with sample mean x bar and k be a real number other than x bar. Let s1 and s2 be the sum of square deviations defined as s1 is this and s2 is this, then s1 is more than s2, s1 more than s2, x bar less than k। अच्छा देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स की क्लास में जब हम लोग मैंने मीन में भी पढ़ाया है और डिस्पर्जन में भी पढ़ाया है, इसकी डेरिवेशंस भी करवाई हुई है, ठीक है। आपको अगर ध्यान हो तो हमने क्लास के अंदर इसकी डेरिवेशंस करी थी। मैंने आपको कुछ नोट्स प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और उनकी डेरिवेशन की दी थी। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने क्या, कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज जीरो, समेशन x माइनस x बार इज जीरो, राइट। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस इज लीस्ट इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन। अगर हम मीन से डेविएशन लेते हैं, मीन से अगर डेविएशन लेते हैं समेशन x माइनस ए होल स्क्वायर, तब लीस्ट होगा जब a क्या है, x बार है। और एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी समेशन एब्सोल्यूट x माइनस ए इज लीस्ट इफ a इज मीडियन। और इन तीनों के आपको प्रूफ भी मैंने क्लास में करवाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप भूल गए तो एक बार दोबारा से सेंट्रल टेंडेंसी क्लास में रिविजिट करके भी देख सकते हैं, डिस्पर्जन में भी मिल जाएंगे, सारे प्रूफ मैंने करा रखे हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर है और ये x माइनस के स्क्वायर है। अब अगर आपने, मैंने जो प्रॉपर्टी बताई कि x माइनस ए स्क्वायर तब लीस्ट होते हैं जब x बार से निकाला गया हो, यानी ये हमेशा लीस्ट होगा। x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज ऑलवेज लीस्ट, बाकी के कुछ भी हो, के x बार से बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता। इफ k इज डिफरेंट फ्रॉम x बार देन x माइनस एक्स बार स्क्वायर का समेशन हमेशा मिनिमम आने वाला है। तो यानी यहाँ पे जो s1 है, s1 इज ऑलवेज लीस्ट, s1 इज ऑलवेज लीस्ट, तो सबसे कम s1 ही होने वाला है यहाँ पे।
तो बाकी सबसे छोटा ही होगा, तो S1 S2 में अगर देखें तो S1 लेस देन S2, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, S1 इज लेस देन S2, कोई कंडीशन और चाहिए नहीं मेरे को। तो मैंने बाकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, अगर आपको भूल गए हो तो ध्यान आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं जी, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यू हैव अ बजट ऑफ 4000, इकोनॉमिक्स का लग रहा है, देखते हैं। You have a budget of rupees 4000 and would like to purchase LPG cylinders from a local seller who charges rupees 50 per cylinder। आपके पास 4000 रुपए का बजट है और एक सिलेंडर आप 50 रुपए का किसी बायर से परचेज कर सकते हैं, किसी सेलर से परचेज कर सकते हैं। Seller has a subsidy scheme by which if you return the empty cylinder purchased from him, you will get a refund of rupees 20 per cylinder। You cannot borrow money from anyone. The maximum number of cylinders you can purchase is। ओहो, ये इकोनॉमिक्स का नहीं है, एक वैसी बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है सर, बहुत बेसिक सी बात है। देखिए क्या हुआ, आपने सिलेंडर, आप हर महीने सिलेंडर खरीदते हैं, ठीक है। पहली बार जब आप सिलेंडर खरीदेंगे तो आपके पास सिलेंडर का कोई एक्सचेंज है नहीं। वो कह रहा है कि अगर आप मुझे पुराना सिलेंडर दोगे खाली तो नया मैं आपको 30 रुपए का दूंगा, अगर खाली नहीं दोगे तो आपको 50 रुपए का दूंगा। तो जब पहली बार सिलेंडर आप परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट सिलेंडर का प्राइस क्या है, 50 रुपए। लेकिन फर्स्ट सिलेंडर के बाद जो बाकी सिलेंडर्स आप परचेज करने वाले हैं उसमें आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली खाली सिलेंडर जो फर्स्ट आपने खरीदा था वो खाली हो गया, तभी सेकंड लेंगे, तो फर्स्ट दे देंगे और सेकंड लेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, वो सिलेंडर 30 रुपीज का मिलेगा। तो प्राइस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर है 50 रुपीज और प्राइस ऑफ सेकंड ऑनवर्ड्स क्या हो गया, 30 रुपीज। तो फर्स्ट सिलेंडर तो 50 में ले लिया आपने, आपके पास बैलेंस पैसा कितना बच गया, मनी लेफ्ट आफ्टर परचेज ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ये होगा 3950। तो एडिशनल सिलेंडर्स कितने लिए आपने, 3950 डिवाइड बाय 30, तो आ रहा है सर ये 131.67। तो टोटल सिलेंडर्स कितने लिए आपने, ऑब्वियसली इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड डाउन करना पड़ेगा इनफैक्ट, क्योंकि जितने पैसे आपके उसमें आपको 131 सिलेंडर्स मिलेंगे, बाकी पैसे पूरे नहीं है, तो 0.67 जो से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपने सिलेंडर्स कितने लिए, 131 तो लिए 30 रुपीज के रेट से और एक लिए आपने 50 रुपीज के रेट से, तो आपने सिलेंडर्स लिए 132। एक समझ लीजिए कि ये एक जनरल कैलकुलेशन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है जी। 132 सिलेंडर्स, तो आपने 50 रुपए का पहला सिलेंडर लिया, फिर आपको बच गया 3950, उसको डिवाइड किया 30 से, 131 सिलेंडर्स आ गए एग्जैक्ट, क्योंकि बाकी जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, डेसिमल सिलेंडर आप ले नहीं सकते। तो 131 लिया 30 के रेट से, 1 लिया 50 के रेट से, टोटल सिलेंडर्स हो गया आपके 132। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। देखिए अक्सर आप क्लास में मेरे से एक बात सुनते रहते हैं, जब मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा होता हूँ या फिर अदरवाइज भी कई जगह, जैसे मनी और फाइनेंशियल की क्लास में, इकोनॉमेट्रिक्स की क्लास में, जब मैं चाउ टेस्ट पढ़ाता हूँ, स्ट्रक्चरल चेंज की बात करता हूँ, तो मैं अक्सर 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र करता हूँ। ये वो पॉलिसी थी जहां पर, ऐसा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट था जहां पर क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो अब तक का एक प्रो सोशलिज्म अप्रोच थी उसको छोड़ दिया और एक प्रो कैपिटलिज्म अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ने अपनी अप्रोच चेंज कर दी और इनमें से कह रहे कौन सा फीचर वो नहीं था। पहले मैं आपको बताता हूं कौन कौन से फीचर्स थे 1991 की पॉलिसी में। फीचर्स क्या क्या थे, फीचर्स ऑफ 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सबसे पहले फीचर तो यह था कि इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, यानी अब से पहले क्या था, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ता था, कुछ भी काम करने से पहले आपको लाइसेंस लेना था, परमिट लेना था, परमिट राज, लाइसेंस राज, ये सब चलता था, उसको हटा दिया। तो इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग। उसके बाद डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, सुबह सुबह का समय, ठंड बहुत है और लिखने में हाथ अकड़ रहे हैं, ठीक है। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी पहले क्या था कि
ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी उसमें ये कह दिया था कि प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता जी, सब जगह गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा। अब डीरेगुलेशन किया, प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी कि आप भी बहुत जगहों पे काम कर सकते हैं। इसके बाद किया रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रिफॉर्म्स ऑफ पीएसयूज। अब रिफॉर्म्स में क्या होता है जी, देखिए कि पहले तो अगर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज काम नहीं भी करती थी तो भी उसको छोड़ते नहीं थे, करते रहो भाई। मुझे याद है, मैं अक्सर एक एग्जांपल मैंने बहुत जगह दिया, अगर आप मेरे से पढ़ते रहे तो मैंने एग्जांपल बहुत जगह दिया है। बोला मुझे याद है एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी का इंटरव्यू आ रहा था, मैं छोटा था उस समय की बात है, मैं इंटरव्यू देख रहा था उनका, और इंटरव्यू में वो ये बात बोल रहे थे कि मैंने पहला लोकसभा का चुनाव इसलिए लड़ा था कि मेरे घर पे फोन लग जाएगा। समझ रहे सिचुएशन क्या थी उस समय, फोन लगवाने के लिए उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा कि जो लोकसभा चुनाव लड़ रहा है उसको प्रायोरिटी पे एक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाता, वरना लोगों को 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल इंतजार करना पड़ता था। किसी घर में फोन लगता था ना एमटीएनएल का, दिल्ली में एमटीएनएल का उस समय सिस्टम था, और कुछ नहीं, प्राइवेट नहीं थे, हम जब छोटे होते थे गली मोहल्ले में किसी एक के घर फोन हुआ करता था, तो जिसके घर फोन लगता था पूरे मोहल्ले मिठाई बांटता था, मेरे घर फोन लग गया। अभी तो क्या है कि आप जाते हैं बाजार में, फोन खरीदते हैं, सिम खरीदते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। तो अगर 91 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सोचिए अगर प्रो कैपिटलिज्म अप्रोच ना अडॉप्ट की होगी तभी भी इंतजार कर रहे होते, फोन लगेगा कभी तो लगेगा। ओके जी, और ये एक हुआ जी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में चेंज किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसमें क्या हुआ कि अब जो फॉरेन फर्म्स हैं उनको यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन देगी, एफडीआई बोलते हैं जिसको, एफपीआई, ठीक है, एफडीआई और एफपीआई जो है उन दोनों को परमिशंस मिली, फॉरेनर्स यहाँ पे इंडिया में आके पैसा लगा सकते थे, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई। और एक कर दिया एबोलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट, एबोलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। जैसे क्या होता था कि कोई फर्म अगर बहुत बड़ी हो जाती थी तो उस ट्रेड में अगर वो अकेली फर्म रह जाती थी उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारी पाबंदियां लगा दिया करती थी ताकि वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये उस समय हटा दिया। बाद में 2010 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर आ गए। तो ये इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं सर, इसको आपको थोड़ा सा, ये इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट टॉपिक है, आपको थोड़ा सा इसमें एक्सपोजर चाहिए तो मैं अक्सर बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप जो ईयर बुक आती है उसको पढ़िए, और न्यूज़पेपर्स में जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होते हैं उनकी कटिंग संभाल के अपने पास जोड़ते रहिए। जो भी आप पेपर पढ़ते हैं उसमें जो गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंसमेंट की है पॉलिसी को लेकर, वो पॉलिसी अनाउंसमेंट आप उसको कटिंग करके रख लीजिए उस आर्टिकल को, और उसको बाद में आप रिविजिट कीजिए, उसको याद रखिए, क्योंकि जो करंट है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अब ये तो हो गए जी कि क्या क्या हमारे सामने सिचुएशंस हुई थी, क्या क्या उसके फीचर्स थे। अब इनमें से कौन नहीं है? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हाँ जी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन भी हो गया था। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, ये भी हो गया था जी, मैंने बताया आपको, एफडीआई एफपीआई की परमिशन मिली थी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, नहीं ये नहीं था, तो दिस इज नॉट द फीचर। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, दिस इज नॉट द फीचर। ठीक है, मैंने पूरी व्याख्या कर दी उसकी, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि किसी को कोई ये ना रहे कि हाँ मेरे को ये बात नहीं ध्यान या नहीं पता है। 6 क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रीजन फॉर अंडर एस्टिमेशन ऑफ ऑफिशियल पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया। जो इंडिया के ऑफिशियल पॉलिसी एस्टिमेट्स हैं वो अंडर एस्टिमेटेड क्यों? देखियो इसके ऊपर ना बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारी कमेटीज हैं, उनके बड़े ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं इसके ऊपर। ये बड़ा ही एक हार्डली या हीटेडली डिबेटेड टॉपिक है इंडिया के अंदर, पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ चलता रहता है कंट्रोवर्सी इसके ऊपर। मगर मैं एक ब्रॉड बात बताता हूँ, इंडिया में जो हम पॉलिसी लाइन पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड करते हैं बेसिकली वो कैलोरी कंजम्पशन बेस पे डिसाइड करते हैं कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ऐसा मानना है कि देखो सर अब ना जो लोगों का ईटिंग हैबिट्स हैं वो बदल गए हैं, तो अब कैलोरी कंजम्पशन को छोड़ दीजिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर आप पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कीजिए। कैलोरी कंजम्पशन को छोड़िए और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर लेकर आ जाइए इसको। एक छोटी सी बात बोलता हूं, आप अपने घर में देखिए सर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या, उनकी क्या फूड हैबिट्स हैं और आपकी क्या फूड हैबिट्स हैं।
ठीक है, आपको बड़ा ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो खाना खाते हैं, आप ऑब्वियसली ज्यादातर बच्चे तो कहते हैं ये कोई खाने की चीज है। बच्चे क्या खाते हैं? मैगी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। और जनरली जो बड़े लोग हैं वो घर का बना खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं। बच्चों को ये चीज़ है तो खिलाने लगो तो उनको लगता है पता नहीं क्या है, ये खाने की चीज़ है। सबका ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब इसलिए क्योंकि अब ईटिंग हैबिट्स बदल रही हैं, खासकर जो टाउन्स है, अर्बन एरियाज है, वहाँ बहुत चेंजेस हो गए। इस वजह से अब उनका कहना है कि आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे करिए इसको। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। चेंज इन वर्ल्ड्स Bank's definition of poverty, price indices used in the official poverty estimation may not be adequately capturing the actual increase. ये मुझे सही लग रहा है अभी तक के हिसाब से। Existence of identical poverty lines for all states and union territories. Existence of identical poverty lines for rural and urban areas. नहीं जी, बी ऑप्शन ज़्यादा सही है। इनमें से बेस्ट मुझे बी लग रहा है। क्यों बी लग रहा है मैं बता चुका आपको, क्योंकि जो हमारा जो बेस है, जिस बेस पे हम लोग पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं। ओके जी, अब आ जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये भी इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक है सर। बहुत सारी कमेटीज बनती हैं। देखिए मैंने बताया, बार बार बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है सर। तो मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, जो एक तो कमेटीज जो मेजर बनी है उनको आप जरूर अपने पास नोट डाउन रखिए। और दूसरा, जो भी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी प्लानिंग कमीशन जिसको आजकल नीति आयोग बोलते हैं, उसके जो अनाउंसमेंट्स आते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनाउंसमेंट्स आते हैं, जो आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट्स आते हैं, उन सबको आप नोट डाउन करके रखते चलिए अपने पास। ये पूछ सकता है आपसे। खैर अभी कमेटी की बात करते हैं। रघुराम राजन की कमेटी बनी थी। इस कमेटी में क्या था कि उनको ये कहा गया कि आप ये बताइए कि स्टेट्स को कौन से स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। तो स्पेशल स्टेटस कैसे मिले, कौन से स्टेट्स को मिले, उसके बारे में थी ये कमेटी, स्पेशल स्टेटस। और नरसिम्हा कमेटी दो हैं, 91 में एक रिपोर्ट आई थी और एक आई थी 1998 में। और ये जो कमेटी है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। और इसके बाद ये जो तारापुर कमेटी है, ये आरबीआई ने बनाई थी, और ये बनाई थी रुपी कन्वर्टिबिलिटी को लेकर। क्योंकि हम देखिए 97 वो समय था जब हम अडॉप्ट कर रहे थे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को। तो उससे पहले हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ करता था। तो अब रुपी कन्वर्टिबिलिटी कैसे हो, उसके क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए, तो उस बारे में था ये, रुपी कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर थी। और रघुराम राजन जी ने ही ये कमेटी बनाई थी, उर्जित पटेल कमेटी, जब वो आरबीआई गवर्नर थे उस समय, उन्होंने कमेटी बनाई थी, उर्जित पटेल कमेटी, जिसका काम था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए, टू स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसके लिए कमेटी बनाई थी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following committees is not associated with financial sector reforms in India? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स तो सर ए ही है, क्योंकि वो तो स्टेट्स के स्पेशल स्टेटस को लेकर थी। बाकी सब तो फाइनेंस सेक्टर को लेकर हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, रुपी कन्वर्टिबिलिटी है, और स्ट्रेंथनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, ये तीनों तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर हैं। और वो जो रघुराम राजन कमेटी है वो बनाई थी स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस कैसे दिया जाए उसके ऊपर। तो ए इज द आंसर। 8th क्वेश्चन, the differential equation 3x square y plus y cube dx plus x cube plus 3xy square dy is equal to 0 is homogeneous and exact, neither separable nor exact, exact and not homogeneous, homogeneous and not exact। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। होमोजेनियस तो पता लगाना बड़ा आसान है, मैं क्लास में जैसे बताता हूँ कि आप ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी कंबाइंड डिग्री देख लीजिए क्या है। सभी वेरिएबल्स की कंबाइंड डिग्री देख लीजिए क्या है। कंबाइंड इसकी आ रही है 3, 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 तो ये होमोजेनियस है। वैसे डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमारे पास फंक्शन है dy by dx, इफ आई कैन राइट dy by dx इन टर्म्स ऑफ y by x, देन इट इज होमोजेनियस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे dy by dx निकालते हैं तो यू विल गेट dy by dx, dx लेटा उधर जाएगी, फिर आ जाएगा
3x² y plus y cube डिवाइड बाय x cube प्लस 3xy²। तो ऊपर नीचे अगर आप y cube से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट 3x by y plus 1 upon x by y cube plus 3x by y. तो yes, it is in the form of y by, it is a function of y by x, तो it is homogeneous. वैसे ये प्रोसेस है, मगर जैसे मैंने बताया कि आपको क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन करना है तो आप बस ये चेक कर लीजिए जो वेरिएबल्स हैं उनकी कंबाइंड डिग्री कितनी आ रही है। अगर सब जगह सेम आ रही है तो होमोजेनियस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज वीडियो पॉज करके। दूसरी बात एग्जैक्टनेस की हो रही है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। हमने इसके ऊपर डिटेल में आपको लेक्चर देके पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो जो बच्चे जीई में डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं उन्होंने तो खैर बहुत डिटेल में पढ़ा है टॉपिक है, लेकिन हमने फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं सिखाया हुआ है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है मेरे पास m एज ए फंक्शन ऑफ xy इंटू dx प्लस n एज ए फंक्शन ऑफ xy इंटू dy इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो एग्जैक्ट कब हो सकती है? इफ वी हैव del m by del y इज इक्वल टू del n by del x। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है हमको, del m by del y, पार्शियल निकालना है del n by del x, और अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। तो दिस इज m, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे dx का क्वेश्चन m है, तो m इज 3x² y plus y cube. What is del m by del y? It is 3x² plus 3y². And what is n? This is n x cube plus 3xy². What is del n by del x? 3x² plus 3y². ये दोनों इक्वल है जी, तो del m by del x is equal to del n by del y, so equation is exact. तो homogeneous भी है, exact भी है। ऑप्शन नंबर ए, it is homogeneous as well as exact, right? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जैक्टनेस हमने पढ़ाई हुई है इसलिए आपको जरूर आनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो भैया फ्रीबीज है, तो फ्री मिल रहे नंबर ले लो, फिर ना कहना। ठीक है, 9th क्वेश्चन, Which one of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है? ये सीक्वेंस का सिंबल होता है। If sequence an is bounded sequence, then it is convergent. नहीं, every convergent sequence is bounded, but every bounded sequence is not necessarily convergent. बच्चे सर क्यों? मैं तो नहीं मानता। अरे भाई मैं कह रहा हूं मान लो। नहीं मैं नहीं मानता। अच्छा देखो, नहीं मानते तो देखो आपको बताते हैं। -1 raised to power n, -1 raised to power n। ठीक है, इस सीक्वेंस को खोलते हैं जरा, क्या आएगा? -1 1 -1 1 -1 1। ये बाउंडेड है क्या? हाँ जी बाउंडेड है। तो -1 से 1 दो ही वैल्यूज आती हैं, तो सीक्वेंस इज बाउंडेड। इट हैज अपर लिमिट 1, इट हैज लोअर लिमिट -1। इज इट कन्वर्जेंट? नो, इट इज ऑसिलेटरी। समझ गए? तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो कन्वर्जेंट होगा ही, जरूरी नहीं है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूं सर, बस आपने पूछा, मतलब नहीं पूछा आपकी तरफ से, मैंने खुद से ही पूछा और लिख दिया। ठीक है, ओके। तो इफ an is convergent sequence then it is monotonic। देखो क्या होता है कि आपने पढ़ा है हमारे साथ सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस सीरीज के अंदर, कि अगर सीक्वेंस मोनोटॉनिक हो और बाउंडेड भी हो तब वो कन्वर्जेंट होता है। इफ सीक्वेंस इज मोनोटॉनिक एज वेल एज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट। लेकिन अगर कन्वर्जेंट होगा तो मोनोटॉनिक होगा ही, ये जरूरी नहीं है सर। तो ये बात भी सही नहीं है, ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। सी, if sequence an is convergent and converges to 0 then the series is convergent। ओहो, ये ऐसे लिख दिया ना इसने कि बच्चे उलझ जाते हैं। इंग्लिश है सर, आपको ध्यान कीजिए, मैंने क्या पढ़ाया था? सीरीज की कन्वर्जन की नेसेसरी कंडीशन पढ़ाई है ना मैंने आपको, याद है? भूल गए? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज? n is equal to say 0 to infinity an। इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी है लिमिट n goes to infinity an is 0। मगर ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। समझ गए कि अगर an की लिमिट 0 आ रही है, an जो है n goes to infinity पे 0 आ रहा है, तो दिस इज नेसेसरी, ये होना चाहिए।
सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए, मगर ऐसा होने पर सीरीज कन्वर्जेंट हो ही जाएगी ये जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल है हमारे सामने, बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल है। क्या? समेशन 1/n, समेशन 1/n, इसको 1 से लेकर n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सब जगह जीरो नहीं चलता, 1/n। अब अगर 1/n की आप लिमिट निकालते हैं गोस टू इंफिनिटी, जीरो आ रहा है, मगर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आता हूं। इफ an कन्वर्जेंट है, हाँ जी कन्वर्जेंट है, लिमिट उसकी फाइनाइट आ रही है, कन्वर्जेंस जीरो, हाँ जी जीरो को भी कन्वर्ज कर रही है, लिमिट n गोस टू इंफिनिटी, सॉरी दोबारा इंफिनिटी लिख दिया मैंने, जोश में होश खो दिया, n गोस टू इंफिनिटी an इज जीरो। ठीक है, ये होने पर भी क्या मैं कह सकता हूं सीरीज कन्वर्जेंट होगी? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, सफिशिएंट नहीं है, इसके बेसिस में कंक्लूड नहीं कर सकता। ये होना जरूरी है, समझो, इसका होना जरूरी है, लेकिन इसके होने भर से ही मैं कह दूं कि सीरीज कन्वर्जेंट ही होगी, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी गलत है, सारी गलत से डी तो अपने आप सही होगा ना, फिर भी पढ़ लेते हैं। If series n is equal to 1 to infinity an is convergent, then the sequence an is convergent and converge zero को उल्टा। देखो, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है ना तो नेसेसरी कंडीशन होल्ड करेगी ना। फिर अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो नेसेसरी कंडीशन थी वो तो वैलिड होनी ही चाहिए, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इसका होना कंपलसरी था ना। तो अगर क्वेश्चन ने कह दिया सीरीज कन्वर्जेंट है, तो मतलब जो an है उसकी लिमिट जीरो पे आती है जरूर। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस an है वो कन्वर्जेंट, उसकी लिमिट जीरो आती है। बात बिल्कुल सही है सर, डिटेल्ड मैंने फिर से एक बार समझा दिया आपको, बाकी मैं कह सकता था मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, मगर मैंने एक बार फिर से समझा दिया आपको। किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर आपने बताया नहीं, अब मैं वापस कहाँ जाके सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर्स को ढूंढने लगूं और पढ़ने लगूं। कोई बात नहीं, देखिए जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें भी कैसे आते हैं सर क्वेश्चन, इसलिए आते हैं बार बार सॉल्व करते हैं। 2 महीने छोड़ देंगे तो शायद उसके बाद तीसरे महीने क्वेश्चन उठाएंगे, रहेगा ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, किस सब्जेक्ट का, पहले ढूंढना पड़ेगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हाँ जी, तो ये सिंबल, अच्छा 10th क्वेश्चन, ये सिंबल किसका है जी? मॉडुलस का। ठीक है, और ये सिंबल किसका होता है? डॉट प्रोडक्ट का। सिंबल मॉडुलस एंड डॉट प्रोडक्ट डिनोट द स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल यानी मॉडुलस, इनर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इन Rn respectively if u v belongs to R cube such that length of u is equal to length of v is equal to 2 and the angle between u and v is pi/3, then ओहो, समझ रहे बात को? लेंथ ऑफ u तो है, लेंथ ऑफ u, लेंथ ऑफ v है 2 और u और v के बीच में एंगल जो है वो pi/3 है। तो वो बोल रहा है क्या कि लेंथ ऑफ u माइनस v 2√2 है और डॉट प्रोडक्ट ऑफ u v 2√3 है, लेंथ ऑफ u माइनस v 2√3 है, लेंथ ऑफ u प्लस v 2√3 है। पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। डॉट प्रोडक्ट u v क्या होगा? लेंथ ऑफ u इंटू लेंथ ऑफ v इंटू cos थीटा। लेंथ ऑफ u इज 2, लेंथ ऑफ v इज 2, cos थीटा, cos pi/3 होता है कितना? 1/2, सो डॉट प्रोडक्ट इज 2। सी तो बी तो हो गया गलत। ठीक है जी, अब ये लेंथ ऑफ u माइनस v कैसे निकालेंगे सर? देखिए, आपको एक बात पढ़ाई थी मैंने कि स्क्वायर ऑफ नॉर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी याद है? ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ नॉर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेक्टर। मैंने क्लास में इसका प्रूफ भी करा रखा है, कैसे मैं इसको कह सकता हूँ। फिलहाल प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, वरना तो हम जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, वो वाली कहानी हो जाएगी। इसलिए प्रूफ छोड़ के बस मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ सॉरी स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेक्टर। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, u माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस लेंथ ऑफ u माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस v स्क्वायर, यानी u माइनस v डॉट u माइनस v, इसमें लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, u माइनस v इंटू u माइनस v इंटू v। तो सर ये आ गया u डॉट u माइनस v डॉट u माइनस u डॉट v माइनस प्लस v डॉट v, यानी लेंथ ऑफ u का स्क्वायर, u डॉट v और v डॉट u बराबर होते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, पढ़ा है आपने, ट्वाइस ऑफ u डॉट v प्लस लेंथ ऑफ v का स्क्वायर। लेंथ ऑफ u आपको पता 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, u डॉट v पता आपको 2 है, 2 2 ज़र 4 और ये भी 4, तो लेंथ ऑफ u माइनस v का स्क्वायर है 4, यानी लेंथ ऑफ u माइनस v आएगी √4 यानी कि 2। नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेना है।
तो लेंथ ऑफ u माइनस v जो है वो आ रहा है आपका 2। सही है क्या ये? नहीं जी, ये भी गलत और ये भी गलत, तो फिर तो यही सही रह गया। फिर भी कर देते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। लेंथ ऑफ u प्लस v का स्क्वायर यानी u प्लस v का स्क्वायर, ये होगा u प्लस v इंटू यू प्लस वी। थोड़ा शॉर्टकट अपना दूं, लेंथ ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2u डॉट v प्लस लेंथ ऑफ v का स्क्वायर, तो आ जाएगा ये 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12। तो लेंथ ऑफ u प्लस v कितना हो गया? अंडर रूट 12, रूट 12 होता है 2 रूट 3। तो वैसे तो हमको पता था ए बी सी गलत है तो डी सही है ही, मगर फिर भी करने में क्या हर्ज है। एग्जाम में अगर आपको मालूम हो गया ए बी सी, वहाँ तो जल्दी है ना सर, वहाँ टाइम भी कंस्टेंट है, मालूम हो गया ए बी और सी गलत है तो डी सही है। आपको अपने ऊपर तो भरोसा होगा ना? नहीं, अपने ऊपर तो भरोसा होगा ही ना जरूर। तो बस वो ट्रस्ट बना के रखिए अपने ऊपर। और ट्रस्ट कब बनता है? जब आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी इस क्लास में फर्स्ट 10 क्वेश्चन सेक्शन एक कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू वो करेंगे डिस्कस, राइट। तो मैंने अपनी तरफ से देखिए पूरी बात समझाने की कोशिश की है आपको, फिर भी हो सकता है किसी के मन में कोई बात रह गई हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन किसी को ऐसा लगा हो कि ये मुझे समझ नहीं आया सर जी, ये आप एक बार दोबारा बता दीजिए जी। तो ये देखिए नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज़ फ़ोन करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैं जब क्लास में होता हूँ, जैसे मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत बार फ़ोन बज रहा था, आप देख रहे हैं, तो मैं उठा नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई एक तरफ ही ध्यान दे सकता है ना इंसान। तो आप व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं कीजिए, ठीक है। और जब फ़ोन करेंगे व्हाट्सएप करेंगे तो जो भी आप प्रॉब्लम पूछेंगे मैं आपको आंसर कर दूंगा, राइट। ओके जी, थैंक यू।